नमस्कार, मैं राजेश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कि वोटर को वोट क्यों देना चाहिए। इस पे मेरे साथ चर्चा करने के लिए हैं श्री राजेश कटारिया जी। नमस्कार राजेश कटारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भारतीय वोटर को वोट क्यों देना चाहिए, राष्ट्र निर्माण के लिए या सरकार निर्माण के लिए? क्योंकि हम देखते हैं कि जो भारतीय वोटर हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है और इसलिए भारतीय जो वोटिंग की लिस्ट उस पर भी नोटा का साइन आ गया कि अगर आप नहीं देना चाहते, उसके बाद भी हम देखते हैं कि वोटर वोट देने नहीं जाना चाहता। कई बार ये बड़ी शर्म का विषय है कि भारत जैसे देश में जी नोटा जैसा मार्क बैलेट पेपर पर सरकारों को देना पड़ा। इसका अर्थ ये था, ये चुनाव आयोग की एक विफलता भी है। चुनाव आयोग को चाहिए था कि वो इतनी जागरूकता मतदाताओं में पैदा करे कि ऐसे किसी सिंबल की जरूरत ना पड़े। एक एक प्रत्याशी के बारे में जानकारी ना देने पाने के कारण वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वोट दें तो दें किसको। इतनी सारी पार्टियां, जिन पार्टियों को कोई वजूद नहीं है, वो भी चुनाव लड़ती हैं। जब वोटर वोट देता है तो पार्टी आपने कहा बहुत सारी हैं, जी हाँ, है ना? तो नेचुरली वोटर तो कंफ्यूज हो गई होगा। जी हाँ, या तो पार्टियां कम हो या प्रत्याशी कम हो। जी हाँ। तो वोटर और हर पार्टी जो अच्छा वायदा करती है इलेक्शन से पहले, लेकिन जब इलेक्शन गुजर जाता है और उसके बाद रिजल्ट नहीं आता और वोटर परेशान होता है तो अगली बार वो यही सोचता है मेरा वोट बेकार गया। देखिए, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं जी क्योंकि वोटर को कंफ्यूज करने के लिए आज सोशल मीडिया भी है, आम मीडिया भी है। जागरूकता पैदा करना मीडिया का कर्तव्य है। पत्रकारिता में जितने लोग हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि वो वोटर्स को जागरूक करें। मैं इंडियन नेशनल वोटर फोरम की ओर से इतना ही कहना चाहूँगा अपने वोटर्स को कि वो कितने भी कंफ्यूज हों लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। नहीं तो किस मुद्दे पे जाए वो? राष्ट्र निर्माण के लिए आपको वोट देना ही पड़ेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए ही तो आप उनको सबको वोट देकर के संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं या स्थानीय निकायों में भेजते हैं। नहीं, वो जो पार्टियां दिखाती हैं अपने मैनिफेस्टो में कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो वोटर तो कंफ्यूज है। आज तक वोटर्स ने ये मांग क्यों नहीं की कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर क्या दंड होना चाहिए? नहीं तो ये कहां से हो जाएगी मांग पूरी? ये मांग होनी चाहिए क्योंकि कई बार नहीं भी हो पाते काम। नहीं हो पाते तो उसका रीजन दीजिए। आप किसी छोटे से कार्यालय में काम कर रहे हैं और आप किसी काम में गड़बड़ी करते हैं, छुट्टी करते हैं, लेट होते हैं, तो आपको शो कॉज नोटिस दिया जाता है कि कारण बताइए। तो फिर सरकार के ऊपर यह नियम क्यों नहीं लागू होता कि आप कारण बताइए? नहीं तो ये हमारे संविधान में है या नहीं है? ये हमारे संविधान में है। राष्ट्रपति कभी भी कारण पूछ सकता है किसी भी कार्य के लिए सरकार के, तो लेकिन राष्ट्रपति को इस देश में एक रबड़ स्टैंप बनाकर रख दिया गया है। नहीं, राष्ट्रपति पूछ सकता है, हम तो बात वोटर की कर रहे हैं। वोटर को भी क्योंकि वोटर अपने आप को छला हुआ महसूस करता है। जी हाँ, वोटर अपने माध्यम से, आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी पूछ सकता है, अपने प्रत्याशी के बिल्कुल सामने जाकर पूछ सकता है। चलो मैंने पूछ लिया, अगर मैं वोटर हूं, मैंने अपने प्रत्याशी से पूछ लिया, जी हाँ, और उसने कह दिया इसलिए नहीं हो पाया, उसलिए नहीं हो पाया, बात खत्म। हाँ, तो बात खत्म। लेकिन मैं तो अपने आप को ये समझूंगा ना कि मैं ठगा गया, मेरा वोट जो है बेकार गया। जी हाँ, ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारी सरकार में बैठे हुए लोगों की भी व्यवस्थाएं हैं कि वो जो चीज़ें मैनिफेस्टो में देती है वो कई बार कभी आर्थिक कारणों से, कभी किसी और कारण से, इस देश में जातिवाद बहुत है कि किसी एक धर्म के लिए काम करना चाहे तो दूसरे धर्म के लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है, किसी जाति के लिए काम करना चाहे तो किसी दूसरी जाति के लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देख करके इसी कारण से वोटर्स को जागरूक इसलिए होना चाहिए कि पहले तो मैनिफेस्टो को अच्छी तरह समझ ले, फिर प्रत्याशी से उससे पहले, चुनाव से पहले हर प्रत्याशी के लिए एक ऐसी मीटिंग्स होनी चाहिए जिसमें वोटर्स डायरेक्ट जिस क्षेत्र के लोग हैं उस क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर के उसके सामने रख सकें कि आप किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, हम रखते हैं, हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी हैं हम उनके सामने अपनी मांगों को रखते हैं कि सर हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्यों दें? हमारे क्षेत्र की ये समस्या है। हमने दिल्ली में एक ये बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया है। हम पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी आते हैं हम उनके सामने अपनी मांग रखते हैं कि ये हमारी मांग भी है, आपने अपनी मैनिफेस्टो में ये मांगे नहीं डाली हैं जी। हमने पिछले बार एक कोशिश की थी 2019 के चुनावों में कि जो भी ये अपना मैनिफेस्टो लाते हैं इसको रजिस्टर्ड कराया जाए।
बाई कोर्ट इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता मेरे ख्याल नहीं, ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? क्योंकि आप गारंटी दे रहे हैं, आप मैनिफेस्टो का मतलब आप मांग कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे। आप नहीं करेंगे तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए क्या? वो उससे मुकर नहीं सकते कि कहा था, फिर जवाबदेही पक्की है, रजिस्टर्ड है। नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है जी, पॉसिबल है। आप रजिस्टर किस बिना पे करवाएंगे? ये तो राजनीतिक पार्टियों को आप विवश करेंगे, आप वोटर हैं, आपके पास ताकत है। कोई भी पार्टी ये बात नहीं चाहेगी, क्योंकि हर पार्टी चाहती है जब वो काम पार्टी के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। जब वोटर चाहेगा वही होगा, जिसको वोटर चाहते हैं वही इलेक्शन जीत करके नेता बनता है। आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन अगर मेरा घर है, जी हाँ, और मुझे कोई शादी या किसी फंक्शन की या किसी चीज की जिम्मेवारी दी गई, तो थोड़ी बहुत तो कमी रह ही जाएगी। यहाँ थोड़ी बहुत कमी समझ में आता है, लेकिन महान कमियां समझ में नहीं आती हैं। आप पीछे देखेंगे, किसी भी वोटर्स ने जब 2014 में वोट दिया तो नोट बंद करने के लिए तो वोट नहीं दिया था, नहीं, जीएसटी को इस तरीके से घुमाने के लिए तो वोट नहीं दिया था, बहुत सारी एफडीआई लाने के लिए तो वोट नहीं दिया था, अपने देश की जो सरकारी कंपनियां उनको बेचने के लिए तो वोट नहीं दिया था। लेकिन ये सब काम हो रहे हैं क्या? ये सब काम उनके मैनिफेस्टो में थे। हमने वोट दिया था धारा 370 खत्म करने के लिए, दिया था राम मंदिर बनाने के लिए, उन्होंने काम किए हैं तो साधुवाद है उनको, ये काम उन्होंने किए, एक अच्छी बात थी। लेकिन जो काम वो कर रहे हैं उस काम का देश के प्रति जो आने वाले समय में जो संभावनाएं थी वो खत्म हो रही हैं। नहीं, ये तो इस पे तो हम विश्लेषण आगे जो प्रोग्राम करेंगे उस पे हम बाकायदा चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है कि जो प्लान बनाए जाते हैं, जी हाँ, वो फ्यूचर के हिसाब से बनाए जाते हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो एटलीस्ट हमें अभी नहीं मालूम चल सकता, 4 या 5 साल बाद तो लग ही जाएंगे रिजल्ट मालूम करने में। लेकिन एट प्रेजेंट जैसे विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब में 2022 विधानसभा, यूपी इलेक्शन भी हो रहे हैं और दिल्ली में भी स्थानीय चुनाव होने जा रहे हैं एमसीडी के, तो इस समय वोटर क्या सोच के करेगा वोट? देखिए, और उसे क्यों करना चाहिए? वोट करना उनका कर्तव्य है, सर्वप्रथम कर्तव्य है। नहीं, और अधिकार तो दे दिया, आपका मौलिक अधिकार है, आपने वोट देना है, संविधान ने आपको अधिकार दिया हुआ है। लेकिन हर देशभक्त, हर वोटर को इस बात को समझ लेना चाहिए कि उसने वोट डालना ही है, ये उसका कर्तव्य है। क्योंकि जो वोट डालेंगे उसी वोट से तो सरकार बनेगी, वही सरकार कानून बनाएगी। वो कानून आपके लिए बनाएगी या किसी और के लिए? नहीं, तो ये वोटर को कैसे मालूम चलेगा? नेचुरली अगर आप मुझे वोट कर रहे हो तो मैं तो ये कहूंगा मैं आपकी भलाई के लिए काम करूंगा। जी हाँ, होता क्या है कि कभी कभी जैसे 3 प्रत्याशी हैं जी, एक के लिए वोटिंग हो गई, वो आदमी ठीक नहीं था, दूसरा आदमी दूसरे नंबर पर आया, वो आदमी तो बढ़िया था लेकिन निगेटिव जो वोटिंग थी, जो लोग वोट करने नहीं गए वो उसको सपोर्ट तो कर रहे थे लेकिन वोट नहीं डाला, तो वो अच्छा आदमी जीत ही नहीं पाया जी। लेकिन बुरे लोग एकजुट होकर के चले गए। आपने देखा होगा कि जो बुरे लोग होते हैं ना, तो उनका ग्रुप होता है, गैंग होता है उनका। अच्छे लोगों का कभी भी ग्रुप नहीं होता, वो अकेले नजर आते हैं। मतलब ये कह रहे हैं जो अच्छा नहीं जीत पाया उसकी जिम्मेदारी उन वोटर्स की है जिन्होंने वोट नहीं डाला। उन वोटर्स को चाहिए था कि अच्छे आदमी को वोट देते और उस अच्छे आदमी को आगे लाते। अच्छा, आप ये बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति की इमेज जो है सोशल मीडिया पे इस ढंग से दिखाई जाती है कि वो सबसे बेस्ट है। जी हाँ, तो वोटर कैसे डिसाइड करेगा? क्योंकि वो तो जो दिखेगा वो बिकेगा। जी देखो, हर प्रत्याशी का एक मैनिफेस्टो है जी, वो अपना पूरा बायोडाटा। अब चुनाव कमीशन ने उनके ऊपर थोड़ा सा और प्रतिबंध किया है कि आपके ऊपर कितने केसेस हैं वो भी आप बताइए। न्यूज़पेपर्स में भी आता है, मीडिया में भी आता है, सोशल मीडिया पर भी आता है। तो इन सब चीज़ों को एकत्र करके हर वोटर, हम जैसे जो सोशल वर्कर्स हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अब इंडियन नेशनल वोटर फोरम की तरफ से हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों के बारे में हम सबको बता पाएँ, और कोशिश यही रहती है कि जो सबसे अच्छा प्रत्याशी हो, हमारे सारे वोटर्स एकजुट होकर के उसको वोट दें। सोशल मीडिया को देख करके, मीडिया को देख करके बरगलाए हुए, फुसलाए हुए वोटों से अच्छी सरकार कभी नहीं बन सकती। आप हिजाब को देखकर, आप धर्म को देखकर, आप और चीज़ों को देखकर वोट ना दें। मीडिया में तो अक्सर यही न्यूज़ें चलती हैं, ये क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी पार्टी, जी हाँ, आर्थिक नीतियों पे चर्चा नहीं करती, बिल्कुल, राजनीति नीतियों पे चर्चा नहीं करती। जी हाँ, बिल्कुल सही, या उनकी विदेश नीतियां क्या होंगी इसे नहीं बताती वोटर को, कोई चर्चा नहीं होती। कोई भी आज ये मीडिया, क्योंकि हालांकि मुझे लगता है कि स्थानीय चुनावों में तो इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन नेशनल चुनावों में इसकी जरूरत होती है। नेशनल भी और राज्य के चुनावों में भी इसकी जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी कानून जो बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी, जब दोनों सदनों में उसको पास करा लिया जाता है तभी बनता है। राज्यसभा में जो लोग जाते हैं उनको चुनने के लिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो सब मिलकर बनाते हैं। पार्टियां तो इस बात का जिक्र ही नहीं करती, तो नेचुरली वोटर किस आज तक बहुत सारे, मैं देखता हूं कि 100 में से 90 लोगों को यह पता ही नहीं होता कि राज्यसभा के सांसद कैसे बन जाते हैं।
जो अब आप राज्य में जो वोट कर रहे हैं, चाहे यूपी में चाहे पंजाब में, आप किसी भी दल से हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप लाइक करते हो, आप जो वोट देंगे उन्हीं वोटों से राज्यसभा में जाकर सांसद बैठेंगे। तो आप अपने विधायकों को भी ये सोचकर लाएं कि वो भी आपकी आवाज को संसद तक पहुंचाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, वोटर्स को खुद समझना पड़ेगा, वोटर्स को निर्दलियों को लाना पड़ेगा आगे। जब जब निर्दलियों की संख्या राज्यसभा और लोकसभा में बढ़ी है, तब तब सरकारें दबाव में आई हैं। मैं चाहूंगा कि निर्दलियों को आप अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें। मैं अभी अपने सभी वोटर्स को, पूरे देश के वोटर्स को ये कहना चाहूंगा, ऑल ऑफ कंट्रीज वोटर्स इस बात को सुन लें। नहीं, असल में क्या है, निर्दलीय को तो आपने जितवा के भेज दिया, वो वहां टीम वर्क में काम ना कर पाए। निर्दलीय टीम वर्क में काम नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ आपकी आवाज के लिए काम करेगा। आप इस बात के लिए उस पर पूरा दबाव बना सकते हैं, क्योंकि वो आपके क्षेत्र से होते हैं, उनसे ज्यादा शिक्षित होते हैं, उनको ज्ञान होता है कि मैं अपने ही परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करने के लिए आया हूं। इसलिए वो लोकसभा में सिर्फ आपकी बात उठाएंगे, पार्टी एजेंडा की बात नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो पार्टी एजेंडे से बंधे हुए होते हैं। अगर मैं मान लीजिए मैं कांग्रेस से हूं, तो मैं अपनी पार्टी की विप पे सरकार को कोई नीति बनानी है तो लोकसभा या विधानसभा में टीम तो होनी चाहिए, और निर्दलियों की टीम मुझे नहीं लगता बन पाएगी। बिल्कुल बन पाती है, इसलिए पार्टी की तो जरूरत पड़ती है। जी हाँ, वैसे आज वक्त की मांग है कि एक नेशनल फ्रंट स्थापित हो, लेकिन मैं देखता हूं कि लोग जो क्रांतिकारी विचारों वाले हमारे जो पुराने नेता थे वो सब सुप्त अवस्था में हैं, वो सरकार का विरोध भी नहीं करते। चलिए, आप 2 या 3 बातों में हमें क्लियर बता दिए, वोटर ये बातें सोच के वोट कर सकता है। सबसे पहले वोटर्स प्रत्याशी का जो बैकग्राउंड है उसको देखे जी, कि और जो उसने मैनिफेस्टो बनाया है उसको देखे जी, उन सब चीज़ों का कंपैरिजन कर ले। 4-5 प्रत्याशियों में से आप देख सकते हैं, अगर आपने पार्टियों को ही वोट करना है तो आप जो गिनी हुई 3 या 4 पार्टियां होती हैं आपके क्षेत्र में, आप उसमें से एक विश्लेषण कर लें। और आजकल विश्लेषण भी हम लोग सबको दे रहे हैं। इंडियन नेशनल वोटर फोरम जो है वो एक विश्लेषण बना करके आपको देती है कि देखिए ये MA पास है, ये BA पास है, ये 10वीं पास है, लेकिन इसकी कैटेगरी है। स्कूली शिक्षा मापदंड नहीं है नेता बनने का। वो क्या काम आपके लिए करेंगे, जो बजट उनको दिया जाएगा, चाहे वो सांसद निधि हो, चाहे वो विधायक निधि हो, चाहे वो कॉरपोरेशन के जो काउंसलर होते हैं उनकी निधि हो, वो किस तरीके से उसको आपके लिए चलाएंगे। वो पार्टी के हिसाब से चलाएंगे या क्षेत्र के हिसाब से चलाएंगे, उनसे इस प्रश्न को हम करते हैं। और जिनसे भी हम प्रश्न करते हैं उनका जवाब भी मिलता है। किसी का गोलमोल जवाब मिलता है तो किसी का बड़ा स्पष्ट जवाब मिलता है। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तरफ से जरूर दबाव बनाएं। जब भी पब्लिक मीटिंग हो, मैं युवाओं को खासतौर से ये कहना चाहूँगा कि वो खड़े होकर के अपने प्रत्याशी से प्रश्न करें कि भाई साहब हमारा बजट क्या है हमारे इलाके का, उनसे पूछें। अगर उसको पता ही नहीं है तो वो फिर इलेक्शन क्यों लड़ रहा है कि पार्टी ने टिकट दे दिया और इलेक्शन लड़ रहा है। नकार दें ऐसे आदमी को। जिस आदमी को इन सब बातों की जानकारी हो कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं तो मैं किस लिए चुनाव लड़ने जा रहा हूं, और आने के चुनाव अगर मैं जीत कर आता हूं तो मैं क्या क्या काम कर सकता हूं, मैं इन कामों के लिए सक्षम हूं, मेरे को इन सब बातों की नॉलेज है, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आप मुझे वोट दें, मैं जीत कर आऊँगा और आपके क्षेत्र के लिए, आपके देश के लिए, आपके राज्य के लिए ये कार्य करूँगा। पिछले दिनों हमने देखा जैसे यूपी के अंदर योगी जी ने कहा था कि अपराध मिटाएंगे, उन्होंने बहुत हद तक अपराध पर अंकुश लगाया। बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर, जातिवाद, धर्मवाद कहूँगा मैं उसे, बहुत ज़्यादा था जो बहुत दबाया जा रहा था वहाँ पर, तो उसको तुष्टिकरण को थोड़ा सा उन्होंने रोक लगाई। अच्छा काम है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन देश के लिए क्या किया? देश को तो बहुत नुकसान है उनके होने से। अब पंजाब में कांग्रेस ने पहले अच्छे काम किए तो कांग्रेस अच्छी है कांग्रेस के लिए। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं दिल्ली के लिए। अगर पिछले 1 या 2 महीनों को आप छोड़ दें तो केजरीवाल सरकार बहुत अच्छी सरकार है दिल्ली के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगह पर क्षेत्रीय पार्टियां अच्छा काम करती हैं तो वो अच्छा कर रही हैं। अब बंगाल में आप देखें, नकार दिया गया सब पार्टियों को, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय पार्टी को, अपने क्षेत्रीय नेता को चुन लिया, क्योंकि उस क्षेत्रीय नेता ने सालों साल से बहुत मेहनत की है उनके लिए। मैंने इतने पानी में उनको मैं देखता हूँ ममता जी को खड़े हुए, तो ममता बनर्जी बहुत 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 लेबोरियस हैं, बहुत काम करती हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए। तो ऐसे नेता को होना चाहिए, दिल्ली में भी ऐसे होना चाहिए, पंजाब में भी ऐसे आप अपने क्षेत्र से नेताओं को चुन सकते हैं, भले ही वो निर्दलीय हों, भले ही वो कांग्रेसी हों, भले ही भारतीय जनता पार्टी से हों, आपसे हों, अकाली दल से हों या किसी और अन्य क्षेत्रीय पार्टी से हों। लेकिन आप उनका विश्लेषण जरूर कीजिए, आप अपने बच्चों से पूछिए। मैं सब अपनी उम्र के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को इस बात के लिए जागरूक कीजिए, राजनीतिक रूप से जागरूक कीजिए कि आप हमें बताएं कि बेटा कौन कौन सी पार्टी लड़ रही है। आप पंजाब में पूछ सकते हैं, वो पुत्र अरदास की किन्ने किन्ने पढ़े हुए ने, ऐदा कौन सी ऐदा रिकॉर्ड की है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, आप पूछ सकते हैं सब कुछ, तब आप वोट करें। आप सिर्फ इसलिए वोट ना करें कि नहीं जी ये तो इंदिरा गांधी के ज़माने का, मैंने तो इसको ही वोट करना है।
आप दिमाग को टाइप्ड ना हो, आप खुलकर वोट करें, सोच कर वोट करें, समझ कर वोट करें, विश्लेषण कर करके वोट करें। चलिए राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार।